हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सवाल आपको कहीं भी मिलें, प्लीज़ उनको अपने पास जो संभाल कर तो कम से कम रख लीजिए, क्योंकि जब अगर एग्जाम से पहले आप कोई कंटेंट पढ़ेंगे फ़ायदा होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर बच्चे बहुत डरते हैं एग्रीकल्चर के सवालों से, लेकिन ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं दोस्तों। इनमें हमें नंबर बहुत ज़्यादा मिलने का स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और कुछ जो देश में इतनी सारी आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। यूपीएससी का भी थोड़ा फेवरेट टॉपिक है एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमसे सवाल पूछा गया कि जब कहते हैं भारत को जो आज़ादी मिली तो भारत ने हेविली रेगुलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर को चूज़ किया। ठीक है, ऑप्ट किया कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को चूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा रेगुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। 70 साल बाद आज नज़र आता है कि भारत अपनी चॉइसेस को रिविजिट कर रहा है। ठीक है, जो और एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है, आपको इस बात को क्रिटिकली एनालाइज करना था। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर, अगर हमें इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना आ गया, हम ये क्वेश्चन पूछ के आ रहे हैं हमसे, तो हमारी कहानी बहुत आसान हो जाएगी। ओके, सबसे पहली बात, हेविली रेगुलेटेड शब्द नज़र आया कि उस वक्त हमने अगर उसको चूज़ किया था आज़ादी के बाद, तो आपने थोड़ा सा एक अंदाज़ा देना है कि गुड इंटेंशंस थी उसके पीछे, हैवी रेगुलेशन के पीछे गुड इंटेंशंस थी। लेकिन क्योंकि उसका कारण क्या था, गुड इंटेंशन क्यों थी? क्योंकि उसका पहले का पास्ट जो अंग्रेजी हुकूमत वाला पास्ट था वो एक्सप्लॉयटेटिव था। उसके बाद आप बताएंगे कैसे रेगुलेशंस, जो हमने अच्छी इंटेंशन वाली रेगुलेशन लेकर आए, वो खुद एक्सप्लॉयटेटिव बन गई। इसी कारण हमने ओवर टाइम कुछ कदम उठाए, एंड रिसेंटली भी हम कुछ कदम उठा रहे हैं। ऐसे वो लगता है कि हम अपने रेगुलेशंस को थोड़ा कम चाहते हैं करना। ठीक है, रेगुलेशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में रखें अगर हम, तो हमारा अच्छा आंसर एक बन सकता है। ठीक है, कि पहले रेगुलेशन चूज़ करना अच्छी बात थी, कैसे रेगुलेशन ने बुरा प्रभाव डाला, अब हम रेगुलेशंस को ही हटा रहे हैं, एंड विच विल बी जो हम बोलेंगे रिफॉर्मेटिव एक एजेंडा है। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा ही कुछ जो भावुक होकर और ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन डाल दी है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अगर आपको कोई और तरह के सवाल नज़र आते हैं तो वो सवाल आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत डाइवर्स तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कंटेंट हम उसमें मोल्ड करके किसी ना किसी तरह से आंसरों को निकाल सकते हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि आपको एक कंटेंट कुछ ऐसा दिया जाए कि आप अगर जो डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहली बात दोस्तों कि पहले इनिशियल रेगुलेशन क्यों थी, आप थोड़ा बता दीजिए। क्योंकि ट्रेडर्स जो अंग्रेजी हुकूमत वाले ट्रेडर्स थे, वो अपनी मोनोपोली में रखते थे सब कुछ, कमीशन चार्ज करते थे, कोई प्रॉपर वे नहीं करता कि 100 किलो की चीज़ को बोलते नहीं आप 80 किलो लेकर आए हैं, डिडक्शंस थी बहुत, प्रॉम्प्ट पेमेंट्स नहीं होती थी। सरकार ने इसलिए सोचा कि ब्रिटिश रूल वाले इन चीज़ों को हटाएं एंड रेगुलेट करें। ठीक है, तो ये थोड़ा अब जो ये क्विक हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, आप इसको पढ़ लें, और मेरे हिसाब से इसको पढ़ने का फ़ायदा प्रीलिम्स में भी नज़र आ सकता है कि कुछ रॉयल कमीशन की बात, जो कॉटन एंड जो ग्रेन मार्केट एक्ट है, उससे क्या हुआ था, ब्रिटिश रेजिडेंट्स को क्या पावर मिली थी, ऐसे सवाल यूपीएससी पूछता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की साइड से ही हमने ये उठाया तो, और उसको थोड़ा कंपाइल कर दिया, समराइज़ कर दिया, लेकिन सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कि कैसे आज़ादी तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास 1950 में हमारे पास बहुत जो 200 से 250 से ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट्स थी। एंड देन अभी अगर हम देखें तो बिल्कुल जैसे अभी लेटेस्ट अगर डेटा देखें तो 2500 के आसपास हमारे पास प्रिंसिपली रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, जो वेरियस जोग्राफिकल एरिया को कवर करती हैं, एंड उनकी आगे फर्दर 5000 के आसपास सब मार्केट यार्ड्स हैं जहां पर जाकर किसान अपना सामान बेच सकता है। ओके, अब अगर हम बात करें तो इतनी रेगुलेशन है, सरकारें इतना रेगुलेट करती हैं, तो उससे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी आते हैं। तो हमारे अगर हम कॉन्स्ट्रेंट्स बता दें कि हैवी रेगुलेशन से हमारा नुकसान हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर का, तो हम अपने आंसर को आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हाँ रिविजिट करने का टाइम है, ये रेगुलेशन इतनी नहीं होनी चाहिए थी।
पहली बात कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, ठीक है, मल्टीपल लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, जैसे आपको पता है स्टेट में कोई स्टेट अपनी जैसे डिफरेंट तरह की फ़ी लगाती हैं जिसको मार्केट लेवी वगैरह कहा जाता है, एंड इसी कारण से जो मार्केट बहुत फ्रेगमेंट हो जाती है कि कोई स्टेट कुछ चार्ज कर रही है, कोई स्टेट कुछ चार्ज कर रही है, एंड कोई ऐसे कॉमन मार्केट बन के निकल के नहीं आती, कॉस्ट वेरी करती हैं। देन मार्केट्स के नंबर बहुत इनसफिशेंट है, सॉरी, क्योंकि अब पंजाब में देखें तो पंजाब में जो मार्केट है वो जैसे अगर मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है एक, तो मेघालय में वो 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ एक मार्केट है, तो इनसफिशेंट नंबर ऑफ मार्केट्स हैं। नेशनल फार्मा कमीशन ने भी यही कहा कि जैसे 80 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर के रेडियस किसान के वहाँ पर उसकी होनी चाहिए मंडी, जो मार्केट होनी चाहिए, अदरवाइज उसको अपने प्रोसीड को यहाँ से वहाँ ले जाने में बहुत कॉस्ट और जो लॉस उठाना पड़ता है, ओके, है ना, एनएफसी को आप कोड कर दें अगर, तो बात में थोड़ा दम आ जाता है। देन मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा नहीं है, जैसे कोल्ड स्टोरेजेस, है ना, स्टैंडर्ड पुरानी बातें हम बार बार लिखते रहेंगे। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं है अभी भी, तो एक दो पॉइंट्स यहाँ से उठा लें कि ओपन ऑक्शन होती है और उसके कारण भी चीज़ें, ओपन ऑक्शन के फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ओके। देन मार्केट फ़ी वगैरह जो चार्जेस हैं वो कई बहुत वेरी करते हैं, 2% तक भी बायर्स ट्रेडर चार्ज करते हैं, और कहीं तो ऐसे माना गया कि सब मिला मिलू के जितनी कॉस्ट 10% तक हमारी कीमत बढ़ जाती है चीज़ों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, ये सब फार्मर को बेयर करनी पड़ रही हैं। एंड देन पोस्ट हार्वेस्ट, जैसे हमने फसल काट ली उसके बाद वेस्टेजेस हैं, है ना, जो ICAR की आप स्टडी डाल दीजिए, जो हमारा काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का, उसकी स्टडी डाल दीजिए कि कितनी हमारी चीज़ें वेस्ट होती हैं, 12% के आसपास चीज़ें हमारी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा में वेस्ट हो जाती हैं, तो 5% से लेके 10% तक तो स्टैंडर्ड वेस्टेज चल रही है चीज़ों की, कोई कॉस्ट पड़ गई, कहीं पे वेस्टेज हो गया सामान, तो किसान का नुकसान होता जा रहा है। एंड देन उसके बाद जो सरकार की मार्केट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा पर मोनोपोली है, सरकार ही मंडी बनाती है तो मंडी बनती है, अदरवाइज सरकार मंडी नहीं बनाती तो मंडी नहीं बनती, ठीक है। कहीं जगह प्राइवेटाइज करने की बात भी की गई है, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो जनरली एग्जीक्यूट नहीं हुए। देन उसके बाद लाइसेंसिंग की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक एरिया में सिर्फ इतने नंबर ऑफ जो कमीशन एजेंसी होंगे, तो इसी कारण से उनका नंबर कम हो जाता है जब, तो जो एक तरह की मोनोपोली या फिर कार्टेल फॉर्मेशन हो जाती है, एंड जो नुकसान होता है जो हमारे फार्मर्स का, एंड नए एंटरप्रेन्योर्स वगैरह भी नहीं आ सकते, कॉम्पिटिशन भी इनहिबिट होता है, ओके। देन हम बात करें कि जो स्टेट्स हैं वो प्राइवेट मार्केट्स बनाने अभी भी नहीं देती, बहुत सी स्टेट्स डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं हो पाती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो पाती, किसान अपने प्रोसीड्स को डायरेक्टली किसी जो एंड यूज़र या फिर जैसे कोई कंपनी एक्सेट्रा को बेच ही नहीं पाता, अच्छे दाम नहीं मिल पाते, ठीक है, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग जो चैनल्स फार्मर्स के पास नहीं पहुंच पाते, एंड देन इसलिए इंटरमीडिएशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो फार्मर्स की रेम्यूनरेशन कम हो जाती है, जो इसमें कंज्यूमर का भी नुकसान है और इसमें फार्मर का भी नुकसान है, क्योंकि जो चेन लंबी होती जा रही है कि आप वही इमेजिन कीजिए कि किसान को 2 रुपये किलो प्याज के मिल रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर तक वो 50 रुपये किलो तक पहुंच रहा है, काफ़ी ज़्यादा, ये 25 गुना की चीज़ें हो जाती हैं, 25 चलो कम है, किसी की जगह 100 गुना भी हो जाती हैं। देन मार्केट में इन्फॉर्मेशन की एसिमेट्री है, सभी के पास जो इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर नहीं आ रही, कौन सी चीज़ की डिमांड आ रही है, कौन सी चीज़ की डिमांड नहीं आ रही, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ये जो प्राइस कोटेशन एक्सेट्रा किसानों तक तो सही पहुंच ही नहीं पा रही। इवन कि ऐसा भी लिखा गया है कि इवन जो गवर्नमेंट न्यूज़ मीडिया है इनमें भी प्राइस जो ये बताती हैं कि इतना मंडी में दाम कोट हो रहा है, उसमें भी लैग है, वो भी जो राइट प्राइसेस नहीं बता पाती, इसी कारण से किसानों को डिसीजन मेकिंग में काफ़ी टेंशन हो जाती है। एंड देन क्रेडिट फैसिलिटीज़, आज भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ सरकार द्वारा जो लाइसेंसिंग होती है उसके बाद ही क्रेडिट कितना देना है, कितना क्रेडिट अपटेक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन अभी भी हेविली रेगुलेटेड है, और उसी कारण से नए नए प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा बनाना अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, एंड इसीलिए जो क्रेडिट की कॉस्ट भी नीचे नहीं ला पाते, सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है क्रेडिट की कॉस्ट को नीचे लाने के लिए, ओके। एंड देन डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट APMC के एक्ट्स हैं, अकॉर्डिंगली जो स्टेट्स की यूनियन जो स्टेट लिस्ट के कारण वहाँ पर जो वेरिएशन आ जाती है, अगर एक कंपनी चाहे भी मल्टीपल स्टेट से प्रोक्योर करना, उसको मल्टीपल स्टेट्स के एक्ट्स के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। इसके फायदे भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम नुकसान के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि इसके नुकसान हो रहे हैं, कंपनीज एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं अपना पाती, कि अगर उनको कोई जैसे आलू खरीदने, पंजाब के एक्ट्स अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं, मध्य प्रदेश में अलग हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो वेरियस जो हमें चीज़ों पर हमें कॉन्स्ट्रेंट्स पर काम करना ज़रूरी है। अब हम अपनी चॉइसेस को रिविजिट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बताएंगे कि पहला तो मॉडल एक्ट आया 2003 में, इसकी बात कर सकते हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, लेकिन आप इसके 1-2 पॉइंट्स, क्योंकि मॉडल एक्ट पर सेपरेटली सवाल पूछा जा चुका है, तो मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स दे दिए इसके कि कैसे मॉडल एक्ट में क्या क्या बात की गई थी, तो इसको आप 1-2 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने भी सिर्फ समराइज ही किया यहाँ पर। मॉडल एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी, मॉडल एक्ट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको ये मॉडल आंसर दे रहा हूँ ना मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल आंसर दिया था, मतलब मॉडल एक्ट दिया था स्टेट्स को,
क्योंकि जो अब एग्रीकल्चर पे एक्ट बनाना है ये तो स्टेट ने बनाना है, तो सेंटर ने सिर्फ एक मॉडल एक्ट है ना बनाकर दे दिया स्टेट्स को, बोला कि आप ऐसा एक्ट बनाइए सभी के सभी आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एंड उससे हमारे देश में जो देखो एक्ट तो उसमें बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन देश में कंसिस्टेंसी आ जाएगी कि सभी देश में सिमिलर तरह का एक्ट दिखेगा, एंड जो कंपनीज एटसेट्रा फार्मर्स इन सभी को फायदा भी पहुंचेगा। एक जो बहुत ही हॉलिस्टिक और ब्रॉड बेस्ड एक एक्ट बनाया गया था, तो किसी किसी स्टेट ने फॉलो किया, बहुतों ने फॉलो नहीं किया, इवन कि आज की डेट में भी सिर्फ 16 स्टेट्स ही फॉलो करती है मॉडल एक्ट को, एंड प्राइवेट कोऑपरेटिव एटसेट्रा को इसलिए जो ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता, जबकि सेंटर बहुत पैसा देता है इसके लिए। ओके तो अकॉर्डिंगली अब आप चाहें तो मॉडल एक्ट के एक दो शॉर्टकमिंग्स है ना, जब आंसर बना रहे हो प्रॉपर लिख रहे हो तो आप बोलो कि चॉइसेस रिविजिट होना तो 2003 में शुरू हो गया था जब हमने कुछ कदम उठाए, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। आप इसमें कमियों की बात कर सकते हैं कि फार्मर्स पे रिस्ट्रिक्शंस की बात होती है कि, और फार्मर्स को मैंडेट जैसे ना मैंडेटरी जैसे कर सकते हैं कि आप फार्मर्स को कि एक ही चैनल के थ्रू नहीं, आप मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, मतलब मल्टीपल जगहों पर आप जाके अपना सामान बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा कर देना चाहिए था मैंडेटरी की, स्टेट्स को ये फॉलो करना जरूरी होगा, एंड देन मोनोपोली नहीं बन पाती। ठीक है, तो उसके बाद देखें तो अभी भी हम देखें मॉडल एक्ट की लिमिटेशन में एपीएमसी की आज भी जो जैसे मोनोपोली रहती है, एंड जो मंडी है उसी के थ्रू ही सारा सामान बिकता है, और करप्शन बहुत है, उसको करप्शन को रोकने के लिए मॉडल एक्ट में कोई वहाँ पर बात नहीं थी। सबसे मेजर प्रॉब्लम है ग्राउंड रूट लेवल पर की प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन एपीएमसीज। देन और ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, चीज़ें बहुत स्लो मूव करती हैं, एंड मल्टीपल लेवीज़ हैं, मतलब मल्टीपल तरह के फीस एंड चार्जेस लगते हैं, चाहे मंडी का हो चाहे लाइसेंस फीस हो, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके बारे में बात नहीं करी। अब लेकिन बात होनी शुरू हो गई जब कोविड-19 हुआ, रिफॉर्म्स की बात होनी शुरू हुई, तो सब तरफ रिफॉर्म शुरू हो गए, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग योर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसलिए कोविड ने काफ़ी पुश किया, एंड सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मौका देखते हुए बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर पास कर दिए, अपने पास जो स्पेशल पावर्स का एक्सरसाइज करते हुए कि हम यूनियन लिस्ट में जो हमारे पास खास पावर्स हैं, हम स्टेट लिस्ट में भी अब जो लेजिस्लेट कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ठीक है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ वरना आंसर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपको जैसे समझाने में। मैं आपको चाहता हूँ स्ट्रक्चर फॉलो करो। ठीक है, जो ईसीए में अमेंडमेंट की गई सबसे पहली बात, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगी हमारे एग्रीकल्चर को। ठीक है, जो कुछ आइटम्स हैं जिनकी प्राइसेस डिसाइड कर दी जाती थी कि इसके ऊपर बेच ही नहीं सकते, तो उनको डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। जैसे सीरियल्स हैं बहुत सारे, पल्सेस, अनियंस, वो डीरेगुलेट हो जाएंगे। तो अब वो मार्केट ओरिएंटेड फोर्सेस के हिसाब से ही चलेंगे, एंड ऐसा नहीं है कि अब अगर बम्पर हार्वेस्ट वगैरह हो गया तो अब ऐसा नहीं है कि आपको जो फार्मर्स को जो वो फसल बेचनी ही है, या फिर जिसने भी वो फसल खरीदी है उसको बेचनी है, अब वो फसल को स्टोर भी कर सकता है। ठीक है, ईसीए के तहत उसको बहुत जल्दी बेचनी पड़ती थी। ओके, एपीएमसीज रिफॉर्म करने की बात की गई है, तो सरकार ने फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस लेकर आई सरकार, तो उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू फार्मर्स को वही है ना जो हमने पीछे सारे दुख दर्द देखे, उसी का जो यहाँ पर निवारण करने के लिए जैसे चॉइसेस देने की बात हो रही है। ठीक है, और मार्केटिंग कॉस्ट को कम करने की बात हो रही है, क्योंकि फीस एटसेट्रा वगैरह बोल रहे हैं कि आप थोड़ा कम कीजिए, एंड एक कॉमन जो लेवी लगाइए, बार बार मल्टीपल फीस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन इसलिए प्राइस डिस्कवरी पर काम किया जा रहा है, इंटरनेट से रेगुलेट करके जो ई-नाम एटसेट्रा बनाने की बात है जो है ना, वो सब चीज़ें को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। आंसर बनाइए अपना आंसर। ठीक है, जो और इंटरस्टेट ट्रेड, इंट्रास्टेट ट्रेड को बैरियर फ्री बनाने की बात हो रही है, एंड ओ देखो होगा क्या ओवरऑल, आप इस पे बात फोकस कर सकते हैं। वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट बनाने की बात हो रही है। ई नाम विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस, एंड देन उसके बाद जो फार्मर प्रोड्यूसर हमारे पास कंपनीज जो होती हैं एफपीसीज, उसको भी सरकार बहुत प्रमोट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि जो फार्मर्स अपने छोटे लेवल पर लेकिन ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएं, एंड जो इकोनॉमी ऑफ ट्रेड, इकोनॉमी ऑफ जो स्केल को यूज़ करें, एंड कुछ खुद भी फायदा कमाएं, कंज्यूमर को फायदा भी हो, और देश भर में सामान अपना बेच पाएं। बेटर प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो प्राइस एश्योरेंस, जो एमएसपी को लेकर भी डिबेट चलती रहती है, उसको भी यहाँ सरकार ने रिफॉर्म करने की बात की। सरकार ने बोला कि जैसे हमारी लैंड होल्डिंग छोटी हो गई है, अगर लैंड होल्डिंग छोटी हो जाती है, और जो बाकी स्टैंडर्ड जो हमारे दुख दर्द हैं एग्रीकल्चर के, जैसे वेदर पर डिपेंडेंसी है ना, और प्रोडक्शन की अनसर्टेनिटी की बहुत बार पेस्ट अटैक हो जाते हैं एटसेट्रा, तो इसी कारण सरकार चाहती है कि यहाँ तो एक तो प्राइस एश्योरेंस की रहे, किसी जो डिफरेंट तरह की जो रिस्की जो चीज़ें हो रही हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में, तो इसीलिए सरकार उसको थोड़ा अश्योर करना चाहती है। ठीक है, तो कि फार्मर को, जो फार्मर्स इनफैक्ट जैसे पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है उसी को ही यहाँ पर एक ऐसे जो एक्सप्लॉयटेशन का जो फियर रहता है,
एट वेरियस लेवल्स। फॉर एग्जांपल कि फार्मर्स को अगर लेट्स से जो किसी प्रोसेसर से बात करनी है, लेट्स से अगर उसको फार्मर को इनफैक्ट आप अज्यूम कीजिए सीड्स खरीदने हैं, फार्मर को अगर फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, तो इनपुट्स की बात हो रही है, तो उसके लिए भी वेरियस तरह के लोग फार्मर्स को एक्सेस कर पाएँ। सरकार उसके लिए एक जो मैकेनिज्म बनाने की जो ट्राई कर रही है, जो इसको एक्सटेंशन सर्विसेज वगैरह, जैसे ना ये वर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप डाल दीजिए एक्सटेंशन सर्विसेज, जहाँ पे जो ऐसे वेरियस एजेंसीज होती हैं जो फार्मर्स को बताती हैं कि आप कैसे बेटर फार्मिंग कर सकते हैं, कौन से बेटर सीड है आपकी सॉइल के हिसाब से, है ना। तो ये सब चीज़ों पर सरकार काम चाहती है करना, एंड इंटरमीडिएरीज को एलिमिनेट करने की ट्राई हो रही है। अगर आप इमेजिन कीजिए जैसे अमेजॉन, वॉलमार्ट वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट रहती है, जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे चीज़ें बनती हैं, जो मार्केट जो फैक्ट्री में बनती हैं, उससे थोड़ी सी ही कॉस्ट ऐड करके ये कंज्यूमर तक पहुंचा देती हैं, एंड कंज्यूमर का बेनिफिट एंड कंपनीज का बेनिफिट, उनके सामान ज़्यादा बिकता है। तो लेकिन अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, डेफिनेटली इसको हम अलग एक क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके फायदे भी हैं जो विन विन बन जाता है फॉर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। तो ये इन सब चीज़ों को सरकार चाहती है अवेल करवाना कि प्राइस की एश्योरेंस भी मिले, एट द सेम टाइम जो फार्म्स जो लोगों तक जो सर्विसेज पहुँच रही हैं, वो सर्विसेज जो फार्मर्स तक सर्विसेज पहुँच रही हैं, उसमें भी एफिशिएंसी आए, उसमें भी चॉइसेस आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे एक ही कंपनी काम कर सकती है, नहीं, मल्टीपल कंपनीज काम कर सकती हैं, जो फर्टिलाइजर्स दे सकती हैं, सीड्स प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। इवन कि इनफैक्ट कि अगर जो फार्मर्स को जो बहुत सारी अगर उनके पास लैंड पड़ी है, उनको यूज़ नहीं करनी, कैसे उसको सेल लीज कर सकते हैं, मॉर्टगेज। इनफैक्ट अगर उनके पास फार्मर के पास ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, ट्रैक्टर को यूज़ नहीं करना, कैसे उसको जो लीज या मॉर्टगेज किया जा सकता है। सरकारी एजेंसीज जो ट्रैक्टर्स किराए पर दें, इन सब को बनाने की बात हो रही है, एक हॉलिस्टिक सिस्टम। तो क्योंकि अभी तक ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, तो सेंटर पे बहुत काम नहीं करता। कोविड के चलते सरकार ने स्लिप कर दिया, ठीक है, सरकार ने स्लिप कर दिया मतलब जैसे नीचे से चुपके से ये एक बिल पास करवा, एक्ट जो ऑर्डिनेंस पास करवा दिया। इस पर चाहते हैं देश भर में, ताकि डिबेट हो जाए और जो जल्दी से जल्दी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आ जाएं, और कौन से थोड़े कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री सेंटर की तरफ से आएंगे। एग्री इंफ्रा फंड की बात भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कि कैसे एग्रीकल्चर का इंफ्रा फंड के लिए 1 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा बड़ी रकम दी गई है, एंड उसमें जो लोन रीपेमेंट पे मॉरेटोरियम भी है, एटसेट्रा। कहाँ कहाँ मिलेगा ये लिख सकते हैं, कौन कौन इसको फ़ायदा उठाएगा, 1-2 लाइन, है ना। मैं तो आपको थोड़ा सा उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इस पर सेपरेट सवाल आ जाए तो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये बता सकते हैं कि हमने काफ़ी चीज़ें हम रिविजिट करी हैं, एंड देन इसीलिए अब पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस वगैरह को भी कम करने की जो ट्राई कर रहे हैं। ओवरऑल इसलिए बेनिफिट हो सकता है एग्रीकल्चर को, चॉइसेस को रिविजिट किया जा रहा है, रेगुलेशन को कम करने के साथ साथ सरकार खुद को एक्सपैंड करते हुए एज एन ऑप्शन सरकार सामने आ रही है कि अगर हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो फार्मर हमें चूज़ कर ले, अगर प्राइवेट कंपनी कोई एफिशिएंटली काम कर रही है तो प्राइवेट कंपनी को चूज़ कर ले, ठीक है। सरकार एक ऑप्शन बन के, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम में सरकार BSNL भी एग्जिस्ट करती है, एट द सेम टाइम एयरटेल, रिलायंस भी एग्जिस्ट करते हैं। जो बेटर सर्विस दे रहा है उसको चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो सरकार इसीलिए चाह रही है कि को एग्जिस्ट करें, सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली करके ना एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो इसलिए रीविजिट कर रहे हैं। तो बाकी अब जैसे ECA में कौन सी कमोडिटीज़ एसेंशियल होती हैं, उस पर अगर चाहिए, ये कंटेंट तो बना ही हुआ हमारे पास, तो वाई नॉट, है ना। तो इसलिए आप ECA के बारे में दोबारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक्स्ट्रा अटैच कर दिया, क्योंकि ECA भी एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कभी, ठीक है दोस्तों। तो बस एक ही छोटा सा अटैम्प्ट है कि थोड़ा आपको कंटेंट के साथ साथ स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाए, कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, कि पहले इनिशियली हैवी रेगुलेशन क्यों थी, रीज़न क्या थे, कि अच्छी इंटेंशन थी लेकिन वो इंटेंशन ग्रेजुअली ख़राब होती गई, कैसे विद टाइम हमने अमेंड किया लेकिन वो अमेंडमेंट भी सही नहीं थी, अभी दोबारा से हम कदम उठा रहे हैं, 1-2-3 कदम उठाए कुछ, जिससे हम एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो कंटेंट अगर बन जाएगा तो किसी भी तरह का सवाल आ जाए, स्ट्रक्चर में डालेंगे, आंसर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।